हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है कि यूनिट एंड मेजरमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, इस पे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं और नीट और जेई में किस तरीके से प्रॉब्लम इस पर आए हुए हैं उनको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे सबसे। ठीक है बेटा जी। सबसे पहले बेटा हम लोग जो है कि इसको पहले देखेंगे है क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो वास्तव में जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये कहती है कि अगर स्टेटमेंट पे हम इसके जाएं तो क्या बोलेंगे कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड। अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या कहती है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड। इसकी मीनिंग क्या हुई कि आप देखो फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। अब हम उनका एडिशन भी करते हैं, सबट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, उनको डिवाइड भी करते हैं आपस में, ठीक है ना। जैसे आपने कहा सर अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लें और आपको बताएं कि बताओ बेटा जी 5 kg ये मास है। 5 kg क्या चीज़ है? ये मास है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? मास है। अब प्लस 2 मीटर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन ये लेंथ है, इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप कहोगे सर कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें जानते हैं कि मास में कभी लेंथ ऐड नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर आप मास में लेंथ को ऐड करोगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो कहोगे सर यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने कहा कि बेटा जब मान लो अगर मान लीजिए 7 मीटर है और -2 सेकेंड है तो क्या ये पॉसिबल है? कहोगे सर ये भी क्या है? पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लेंथ है और ये क्या है? टाइम है, कभी भी लेंथ से टाइम माइनस नहीं हो सकता है, सबट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी कहोगे सर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि केजी में मीटर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउ होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलाउ नहीं होता है। अगर मैंने आपको तीसरा एग्जांपल दिया कि मान लो यहाँ पर 7 सेकेंड है, -2 सेकेंड है, ठीक है ना। अब इसमें से अगर 7 सेकेंड में से -2 सेकेंड अगर करोगे तो क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। तो ये करेक्ट होगा, ये आपका रिलेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आप कह सकते हो कि सर अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका डायमेंशन सेम है, इसका भी टाइम इसका भी टाइम, तो ये आपस में क्या होंगे? माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ पाए आप। बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले केस में नहीं हो सकता है। तो उसमें अगर एक लाइन पॉइंट आउट करना चाहेंगे हम लोग तो ये कर सकते हैं। देखो बेटा जी क्या कि वी कैन मल्टीप्लाई ठीक है ना फिजिकल क्वांटिटीज विथ सेम और डिफरेंट डायमेंशंस। हम क्या है ये देख रहे हो आपकी, ये जो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवीजन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की, लेकिन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट यही था। अब इस पे अगर हम क्या है कुछ प्रॉब्लम करना चाहेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैंने कहा, एक मैंने एग्जांपल दिया, देखो ध्यान से, मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसा कहीं कोई रिलेशन लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है ना। और मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि बेटा जो है कि x क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। तो मैंने पूछा कि y क्या है और z क्या है। तो आप कहोगे सर कि अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। अगर ये फिजिकल रिलेशन क्या है करेक्ट है, तो अगर x क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो 100% है कि y भी क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप इसका जो आपका यहाँ आंसर होगा उसमें क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ठीक है ना, कि अगर x क्या है, इफ x क्या चीज़ है बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट है, तो पक्का ये क्या इंप्लाई करेगा, y भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। और ये क्या इंप्लाई कर देगा बेटा जी कि z भी क्या होगा, z भी आपका क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ही होगा। मतलब इस रिलेशन में आपको सिर्फ x नोन है, y क्या आपका अननोन है, z भी क्या आपका अननोन है, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपने बोल दिया कि सर y क्या चीज़ है डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। अगर x को आपने डिस्प्लेसमेंट माना तो y कभी टाइम नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम को हम कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, और डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आपको कह सकते हो कि ये जो है अगर एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली हुई है तो हम दूसरे के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सिंपल तरीका था। अब आपको अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, वहाँ पर आपको और भी समझ में आएगा। ओके बेटा, यहाँ देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, जहाँ पर x क्या दिया गया आपको डिस्प्लेसमेंट है, t क्या दिया गया आपको टाइम, और इसमें जो a b और c जो इसमें है a b एंड c के बारे में लिखा हुआ है कि आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a b एंड c। ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, और सी का, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या है इसको कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, ठीक है ना। और आपको पता है कि सर ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो राइट साइड में जितने भी टर्म्स आपके हैं, एक टर्म्स ये है, दूसरा टर्म्स ये है, तीसरा टर्म्स ये है, ये जो आपका पूरा का पूरा ये टर्म्स होगा ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जब डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे फिर डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। इसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तभी ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट होगा,
क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, और फिर क्या ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा। बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर टाइम अंदर है, तो टाइम बेटा बी के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन पूरा का पूरा टर्म क्या आपका है, डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। बस अब आपको क्या लिखना है, अब आप देखो ए क्या चीज़ है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें, ठीक है ना, तो अब बताइए ए क्या चीज़ है, ए आपका है डिस्प्लेसमेंट है, ए आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कितना होगा, ये सिंपल होगा, एल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ। देखो डायरेक्ट निकल गया ये, ठीक है ना। अच्छा बेटा जी, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, हमें निकालना क्या है, बी, तो बी का लेना है तो बी वाला टर्म लेंगे, ये वाला टर्म लेंगे, आप कहोगे सर बी इंटू टी स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, पूरा का पूरा ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो आप बी को इक्वेट कर लो, बी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम स्क्वायर होगा। अब बताओ बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम एल बोलते हैं, और टी आपका टाइम है, ऊपर जाएगा हो जाएगा -2, टी -2 ना, टी स्क्वायर है ना आपका, हो जाएगा टी -2, ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो ये क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी आ गया, ठीक है बेटा जी। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें, तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि सी टी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। क्योंकि एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपने सबको निकाल लिया, सब समझ गए ना क्या है, ए क्या चीज़ है, बी टी स्क्वायर क्या चीज़ है, सी टी क्यूब क्या है ना, सब आप समझ गए। इसके बाद फिर आगे बढ़े। अब बताइए बेटा जी, क्योंकि हमें सी निकालना है तो सी को हमने इक्वेट कर दिया, क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बन जाएगा बेटा जी, टी क्यूब, है ना। अब बताइए बेटा जी, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो एल आ जाएगा, लेंथ, और ये आपका टी क्या है, टाइम है, तो टी का क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और टी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा जी, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी -3। तो इस तरीके से आपने क्या कहा कि आपने ए बी सी तीनों कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला को आपने ए बी सी का अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपने कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वंडरवाल इक्वेशन फॉर अ गैस। वंडरवाल इक्वेशन क्या है, आपको उसमें नहीं जाना है, बस आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इस इक्वेशन को देखिए आप, इस इक्वेशन में क्या है, P + A/V², ब्रैकेट क्लोज्ड है ना, V - B इन ब्रैकेट इज इक्वल टू RT, जहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी दी गई है कि P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और A और B जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है वो कांस्टेंट है, और हमें फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। इसी ए और बी का हमें क्या है, जो कांस्टेंट है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसी का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या था, P क्या था, P + A/V² ब्रैकेट क्लोज्ड, V - B इज इक्वल टू RT। अगर जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की समझ होगी ना, वो डायरेक्ट कर पाएगा इसको, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये क्या चीज़ है, ये वाला टर्म क्या चीज़ है, कहोगे सर ये तो जो आपका है ये तो है आपका प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है। और आपको पता है कि अगर ये प्रेशर है
तो प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कहलाएगा प्रेशर, है ना, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, पूरा का पूरा टर्म, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ ये टर्म क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या है, वी दिया हुआ है, अगर ये वी क्या दिया है, अगर ये वी दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या दिया है, ये वॉल्यूम, तो आप बताओ अगर वी वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, तो ये जो टर्म आपका आएगा यहाँ पर, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये आपका होगा, ये वॉल्यूम ही होगा। आई थिंक समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, क्योंकि ऐड हुआ है दोनों टर्म आपस में यहाँ दिख रहा है, तो ये पक्का है कि ये अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर होगा। यहाँ क्या देख रहे हो कि वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम में से बी माइनस हुआ है तो पक्का है बी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। तब यहाँ देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अब देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ऐसा है कि अब बताओ ए अपॉन वी स्क्वायर क्या चीज़ है, ये है आपका प्रेशर, ये आपका है प्रेशर, सिंपल, ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर है। हमको ए निकालना है तो ए को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये आपका प्रेशर जो का त्यों, और इनटू क्या बन जाएगा आपका वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगर डायमेंशनल फार्मूला किसका लिखें हम, ए का, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा और वॉल्यूम का भी पता होगा, ठीक है ना बेटा जी। तो अब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पर हैं, तो अब देखो अगर हम इधर आपका अकेले में अगर हम पॉइंट आउट कर लें कि जो प्रेशर हमारा है ना, ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसको मैंने साथ निकलवाया भी आपको है, इसका होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये होगा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। और सिंपल जो वॉल्यूम होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल क्यूब, क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो वैल्यू यहाँ रख दो। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा, है ना, और इनटू जो है आपका ये जो वॉल्यूम का कितना होगा, वॉल्यूम का होगा एल क्यूब होगा, क्या होगा, एल क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का एल क्यूब है लेकिन उसको स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, स्क्वायर भी कर देंगे। तो आप ये कहोगे सर यहाँ देखिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए जो आपका होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, देखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ जाएगा एल पावर सिक्स, है ना, यहाँ पर माइनस वन है, एल की पावर माइनस वन है, यहाँ पर एल की पावर सिक्स है। जब इसको ऐड करोगे सिंपल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए आ जाएगा एम एल की पावर फाइव टी माइनस टू, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक एक करके आप निकाल सकते हो, पहला आंसर निकल के आ गया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये पहला आ गया, पहला जो आपको निकालना था किसका, ए का निकालना, तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है बेटा जी। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, हमको बी निकालना है, बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि भाई अगर वी क्या है, वॉल्यूम है, तो बी भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सिंपल बी क्या चीज़ है, वी आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये तो बिल्कुल आसान हो गया कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी क्या हो जाएगा, सिंपल वॉल्यूम का कितना होता है, एल क्यूब होता है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी।